नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी में आपका स्वागत है। आशा है आप लोगों की परीक्षाओं की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। सब्जेक्ट कोड बीपीएजी 174 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ चल रही है, इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम इसके भाग 2 को आपके साथ डिस्कस करेंगे। इससे पहले भाग 1 में हमने 3 क्वेश्चनों को आपके साथ डिस्कस किया था। आशा है वो तीनों ही क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो आज जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। इससे पहले 3 क्वेश्चन जो हैं वो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किए थे आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 4 जो पेपर में आपका आता है वो टिप्पणी करने के लिए आता है, जिसमें आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला ऑप्शन है कि वैश्विक सामूहिक धरोहर की अवधारणा पर टिप्पणी करो, और दूसरा क्वेश्चन है पर्यावरण और विकास पर रियो घोषणा पत्र पर जो है आपको टिप्पणी करनी है। तो इन दोनों ही ऑप्शनों पर आपको टिप्पणी करनी पड़ेगी, और एक ऑप्शन जो होगा वो 10 नंबर का होगा। तो टोटल 20 नंबर का ये क्वेश्चन होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ग्लोबल कॉमन्स क्या होते हैं, यानी कि वैश्विक सामूहिक धरोहर क्या होता है। तो देखो, विश्व में वे संपत्ति जो किसी एक देश की नहीं है बल्कि पूरा विश्व उसको साझी संपदा कहते हैं, यानी कि पूरे विश्व की वो साझी संपत्ति है। ऐसी संपत्ति को हम वैश्विक सामूहिक धरोहर कहते हैं। तो वैश्विक सामूहिक धरोहर क्या है? जो किसी एक देश की संपत्ति ना हो, किसी एक कम्युनिटी की संपत्ति ना हो, बल्कि पूरी मानवता की साझी संपत्ति हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वैश्विक सामूहिक धरोहर की बात करोगे तो आपके सामने 4 चीज़ें ऐसी होंगी जो पूरे विश्व की धरोहर हैं। पूरे विश्व की जिम्मेदारी बनती है कि इन धरोहरों को संरक्षित करे, इन धरोहरों को बचाए। जिनमें से पहली धरोहर है हमारा एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। तो पृथ्वी का जो स्वच्छ वायुमंडल है ये सभी जीवन के लिए आवश्यक है, और इस वायुमंडल पर किसी एक देश का नियंत्रण नहीं है, इस पर पूरे विश्व का नियंत्रण है। जैसे कि अगर मान लो कोई एक देश पॉल्यूशन के खिलाफ जंग लड़ रहा है कि प्रदूषण को हमें किसी भी कीमत पर कम करना है, जबकि दूसरा देश जो है वो इंडस्ट्रीज लगातार लगाया जा रहा है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है। तो ऐसे में कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि एटमॉस्फेयर सही हो पाएगा। तो एटमॉस्फेयर जब भी सही होगा, हमारा वायुमंडल जब भी सही होगा जब पूरा विश्व मिलकर अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। और ये भी ध्यान रहे, अगर वायुमंडल को नुकसान पहुंचता है तो किसी एक देश को नुकसान नहीं पहुंचेगा, यह नुकसान पूरे विश्व को ही होगा। तो वायुमंडल हमारा कैसा है? वैश्विक धरोहर है। इसी तरीके से जो हमारे महासागर हैं, तो जो समुद्र में जैव विविधता है, इनका संरक्षण करना भी मानवता के लिए जरूरी है। ये सभी महासागर विश्व की सामूहिक धरोहर हैं। अंतरिक्ष, तो अगर आप स्पेस की बात करोगे तो अंतरिक्ष भी पूरे विश्व की सामूहिक धरोहर है। हर एक व्यक्ति, जो भी देश तकनीकी ज्ञान में आगे बढ़ता जा रहा है, वो अंतरिक्ष के बारे में उतना ही जानता जा रहा है। लेकिन ये भी ध्यान रहे, अंतरिक्ष का उपयोग हमें शांति और सिर्फ वैज्ञानिक विकास के लिए ही करना चाहिए। और चौथा है ध्रुवीय क्षेत्र, यानी कि जो अंटार्कटिका है, ग्लेशियर्स हैं वहाँ पर। यह विश्व और पर्यावरण और जलवायु संतुलन में मदद करता है। तो ये कुछ वैश्विक साझी धरोहर हैं। तो कोई आपसे पूछे भाई वैश्विक संपदा क्या है, वैश्विक सामूहिक धरोहर क्या है, तो आप ये कहेंगे कि वैश्विक सामूहिक धरोहर वे धरोहर होती हैं जिन पर किसी एक देश का नियंत्रण नहीं होता, बल्कि ये पूरे विश्व की मानवता की विरासत होती है, पूरे विश्व की विरासत होती है। पूरे विश्व को जिम्मेदारी ये बनती है कि वो इन धरोहरों को बचाने का प्रयास करें। तो ये 4 एग्जाम्पल हैं इसके। महत्व क्या है? महत्व ये है कि ये अवधारणा जो है टिकाऊ विकास को बढ़ावा देती है और संसाधनों के न्यायसंगत उपयोग को प्रोत्साहन करती है, क्योंकि आज मनुष्य अपनी लालच में लगातार संसाधनों का दोहन करता जा रहा है, जिससे पर्यावरणीय संकट पैदा हो चुका है। आज आप देख रहे हैं जलवायु परिवर्तन की समस्याएं आ चुकी हैं, पर्यावरण में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं। आप देख ही सकते हो दिल्ली में कितना ज़्यादा पॉल्यूशन है, सांस लेना दूभर हो चुका है। जल प्रदूषण और वनों की कटाई इतनी ज़्यादा होती जा रही है। ये जब ही रुक सकता है जब हर एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी निभाए, जब हर व्यक्ति यह सोचे कि भाई जो हमारी सामूहिक धरोहरें हैं, जो हमारा पर्यावरण है, इसके प्रति हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, तभी कुछ हो पाएगा। सरकार कितनी पॉलिसी लगा ले, सरकार चाहे कुछ भी कर ले, अफसर चाहे कुछ भी कर लें, जब तक प्रत्येक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा, जब तक हम पर्यावरण को नहीं बचा सकते। अब साझी संपदा के सामने चुनौतियां क्या हैं, निष्कर्ष क्या हैं? तो चुनौतियां ये हैं कि हर एक देश अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभा रहा है, जनता भी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हट रही है, जिसकी वजह से जो सामूहिक धरोहर हैं ये खतरे में हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कि पर्यावरण और सामूहिक धरोहर का सिद्धांत क्या है, तो मैं आशा करता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण और विकास पर रियो घोषणा पत्र क्या था, इस पर आपको टिप्पणी करनी है। तो देखो, 1992 में ब्राज़ील देश में रियो नामक जगह पर
पहला अर्थ समिट आया और इस अर्थ समिट में पृथ्वी को बचाने के लिए सभी देश एकत्रित हुए। इसी को हम रियो घोषणा पत्र के नाम से जानते हैं। तो 1992 में ब्राज़ील के रियो में पर्यावरणीय संकट को पर्यावरणीय संकट के ऊपर चिंता व्यक्त करने के लिए, उस समस्या का समाधान लाने के लिए ब्राज़ील के रियो में एक सम्मेलन होता है और इसी सम्मेलन को रियो डी जेनेरियो सम्मेलन या प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं। इस सम्मेलन में बहुत सारे एनजीओ शामिल हुए, बहुत सारे देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए, हजारों में कार्यकर्ता शामिल हुए और इन सबकी चिंता का विषय यही था कि अगर इतनी तेज गति से वनों की कटाई हुई, समुद्रों का दोहन होता गया, पर्यावरण प्रदूषित होता गया, मनुष्य अपने लालच के लिए संसाधनों का प्रयोग करता ही रहा, तो ऐसे में एक दिन ऐसा आएगा कि हमारी अर्थ बच नहीं पाएगी। तो अर्थ को बचाने के लिए जो समिट हुई, इसे फर्स्ट अर्थ समिट, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। रियो घोषणा पत्र में क्या क्या हुआ, तो उसमें सबसे पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट की थ्योरी आई। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में आप जानते हो, सतत विकास, ऐसा विकास जो आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखकर किया जाए, संसाधनों का जो है उचित और विवेकपूर्ण प्रयोग किया जाए, ऐसे सिद्धांत को हम क्या कहते हैं, सतत विकास का सिद्धांत। तो जो सतत विकास का सिद्धांत है, ये रियो सम्मेलन में ही आया है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में ही आया है। लेकिन इस सम्मेलन में एक विवाद भी आया, साझा लेकिन भिन्न भिन्न जिम्मेदारियां, यानी कि संपत्ति तो सबकी साझी हैं लेकिन जिम्मेदारियां अलग अलग हैं। जिन देशों ने ज़्यादा नुकसान पहुंचाया पर्यावरण को, उनकी जिम्मेदारी भी ज़्यादा बनती है कि वह देश पर्यावरण को बचाने के लिए उचित योगदान दें। इसके अलावा इस सम्मेलन में ये कहा गया कि पर्यावरण के नुकसान को रोकना है, जन भागीदारी को बढ़ावा देना है। रियो घोषणा पत्र का महत्व ये है कि रियो ने सबसे पहली बार, यानी कि रियो सम्मेलन में सबसे पहली बार जलवायु परिवर्तन, बायोडायवर्सिटी की रक्षा के लिए, वनों की कटाई को रोकने के लिए वैश्विक मुद्दे अपनाए और विश्व की राजनीति का ध्यान पर्यावरण की ओर आकर्षित किया। तो अगर एग्जाम में पूछता है आपसे रियो घोषणा पत्र क्या था, तो आप बोलोगे ब्राज़ील के रियो में 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें बहुत सारे देशों के प्रतिनिधि, बहुत सारे एनजीओ सेक्टर्स, बहुत सारे कार्यकर्ता शामिल हुए और इन सब के सामने बस चिंता का विषय जो था वो था पर्यावरण। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, सतत विकास और खाद्य सुरक्षा के बीच क्या संबंध है, उन संबंधों का परीक्षण कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए सतत विकास क्या है, और इसकी चर्चा हम पिछले 4 क्वेश्चनों में लगातार कर चुके हैं क्योंकि हमारी किताब ही सतत विकास के ऊपर है। और अगली बात यह है कि खाद्य सुरक्षा, तो सतत विकास और खाद्य सुरक्षा के बीच में संबंध क्या है। तो सतत विकास और खाद्य सुरक्षा आपस में जुड़े हुए हैं क्योंकि दोनों का ही जो उद्देश्य है वह है मानव कल्याण को बढ़ावा देना, संसाधनों के उचित उपयोग को बढ़ावा देना और पर्यावरण में स्थिरता लाना। खाद्य सुरक्षा वह स्थिति है जिसमें सभी लोगों को हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन पर्याप्त हो सके। तो देखो, कोई व्यक्ति अपना पेट भर रहा है लेकिन न्यूट्रिशंस पूरे नहीं मिल रहे, तो इसे भी खाद्य असुरक्षा में रखा जाता है। क्योंकि खाद्य सुरक्षा जब भी मानी जाएगी जब पर्याप्त कैलोरी में भोजन हो, सुरक्षित भोजन हो और पौष्टिक भोजन हो जो कि शारीरिक रूप से फायदेमंद हो। तो कोई पूछे आपसे फूड सिक्योरिटी क्या है, खाद्य सुरक्षा क्या है, तो हम कहेंगे भाई खाद्य सुरक्षा वह स्थिति है जिसमें सभी लोगों को, प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक समय पर्याप्त, उचित मात्रा में सुरक्षित और पौष्टिक आहार मिल सके, तो हम कहेंगे खाद्य सुरक्षा है। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि खाद्य सुरक्षा और सतत विकास में क्या संबंध है। तो देखो भाई, सतत विकास का मतलब हमें पता ही है कि सतत विकास का मतलब ये है कि आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखकर विकास किया जाए, और खाद्य सुरक्षा भी जो है वो आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखकर ही की जा रही है कि भाई देखो, जब हम पर्याप्त पौष्टिक भोजन लेंगे, जब हमारा स्वस्थ शरीर होगा, तो आने वाली पीढ़ियां भी क्या होंगी, स्वस्थ होंगी। अगर खाद्य ही असुरक्षित हो जाएगा, खाना ही आने वाली पीढ़ियों को नहीं मिलेगा, पर्याप्त पोषण नहीं मिलेगा, उचित मात्रा में आहार नहीं मिलेगा, पर्याप्त कैलोरीज नहीं मिलेगी, तो आने वाली पीढ़ियां भी संकट में आ जाएंगी, उनके सामने भी चुनौतियां आएंगी। आज अगर हम यूएनओ के डाटा देखें तो लगभग 10 करोड़ लोग पूरी दुनिया में खाद्य संकट का सामना कर रहे हैं। भारत में लगभग 30-35 लाख लोग ऐसे हैं, जो कि मैं बहुत डाटा बता रहा हूँ, अगर आप रियल में डाटा देखोगे तो लगभग 10 करोड़ लोग भारत में ऐसे हैं जो 2 वक्त की जो है रोटी नहीं खा पाते हैं, उन्हें भरपेट खाना नहीं मिल पाता है। इतनी ज़्यादा खाद्य असुरक्षा पैदा हो गई पूरी दुनिया में। तो सतत विकास और खाद्य सुरक्षा के बीच में संबंध क्या है, तो देखो संबंध क्या है। सबसे पहले कृषि और संसाधन प्रबंध। खाद्य सुरक्षा सतत विकास पर ही निर्भर करती है क्योंकि भोजन का उत्पादन कृषि पर निर्भर है और कृषि प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। क्योंकि मिट्टी का उपजाऊपन जितना ज़्यादा रहेगा, खेती बाड़ी उतनी ज़्यादा होगी, जितना अनाज होगा उतनी ज़्यादा खाद्य सुरक्षा भी होगी। इसी के साथ ही जल के बिना कृषि संभव नहीं है और कृषि के बिना खाद्य सुरक्षा संभव नहीं है।
सेम जलवायु, अगर जलवायु परिवर्तन होगा तो कृषि भी संकट में आ जाएगी, फसलों के मौसम घट जाएंगे, फसल अच्छे से नहीं होगी, तो खाद्य संकट भी पैदा हो जाएगा। तो कृषि और संसाधन प्रबंधन, इससे यह पता चलता है कि भैया सतत विकास और खाद्य सुरक्षा दोनों एक दूसरे से क्या हैं, संबंधित हैं। अब सतत कृषि जैसे हम क्या कर रहे हैं आजकल, जैविक खेती कर रहे हैं। जैविक खेती का मतलब होता है उसमें कम से कम केमिकल्स का यूज़ करना, ठीक है, और पूरी तरीके से हरित प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना, जैसे गोबर खाद का प्रयोग करना। जल संरक्षण को हम बढ़ावा दें, कम केमिकल वाली जो है खेती करें, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम से कम करें। तो ये सतत कृषि पद्धतियाँ हैं, इससे हम पर्यावरणीय स्थिरता को भी सुरक्षित कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो हमारी इकोलॉजिकल सिस्टम है, पारिस्थितिकी तंत्र है, और जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, इसको अगर हम बचाएंगे तो खाद्य सुरक्षा भी रहेगी। क्योंकि जंगलों की कटाई से जंगली उत्पाद कम हो जाते हैं, जंगली उत्पाद भी जो है वो भी खाद्य उसमें आते हैं, खाद्यान्नों में आते हैं। तो अगर जंगली उत्पाद ही कम होते जाएंगे तो खाद्य सुरक्षा के सामने एक गंभीर संकट पैदा ही होगा। क्योंकि खाद्य सुरक्षा का सीधा संबंध पर्यावरणीय स्वास्थ्य से है। यदि हम वनों की कटाई करेंगे, मिट्टी का कटाव होता जाएगा, प्रदूषण जारी रहेगा, तो कृषि भूमि पर दबाव बढ़ेगा, जल संसाधन हमारे खराब हो जाएंगे, जिससे खाद्य उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और आने वाली पीढ़ियां संकट में आ जाएंगी। सूखा पड़ने लग जाएगा, अकाल पड़ेगा और बहुत सारे लोग मर जाएंगे। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव भी सीधे कृषि पर पड़ता है। टेम्परेचर अगर बढ़ता ही जाएगा तो वर्षा का पैटर्न भी बढ़ेगा। ज़्यादा बारिश होने लग जाएगी एकदम से तो क्या होगा, बाढ़ आ जाएगी, और बारिश नहीं होगी तो सूखा हो जाएगा। तो नेचुरल डिजास्टर्स भी आने लग जाएंगी, जिससे खाद्यान्न उत्पादन गंभीर रूप से प्रभावित हो जाएगा। इस साल आप देख लो पंजाब में कितनी तगड़ी बाढ़ आई है, जिससे कितना सारा नुकसान हुआ है। तो जब हम सतत विकास की रणनीतियों को बढ़ावा देते हैं तो हम नवीकरणीय ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देते हैं, जैसे हम सोलर गैस को बढ़ावा दे रहे हैं, बायोगैस को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे कार्बन उत्सर्जन में कमी आती है और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम किया जाता है। गरीबी को खत्म करके ही हम खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग दो वक्त की रोटी नहीं खरीद पाते हैं। तो सतत विकास का प्रमुख उद्देश्य यह है कि हम गरीबी को समाप्त कर दें, आर्थिक असमानता को खत्म कर दें, बिल्कुल। इससे हम खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं। बिना गरीब वर्गों के लिए पर्याप्त पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराना असंभव हो चुका है इस समय, जब तक हम आर्थिक समानता नहीं लाएंगे। इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए, रोजगार सृजित कार्यक्रम चलाने चाहिए। जैसे भारत में चल रहा है महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसमें 100 दिनों का रोजगार हर व्यक्ति को मिलेगा। इसके अलावा गरीब घरों को भोजन खरीदने की क्षमता को मजबूत किया जा रहा है। बहुत सारी एनजीओ सेक्टर इस काम में जो है अपने हाथ बढ़ा रहे हैं, और सरकार इसके लिए बहुत सारे फंड भी आवंटित कर रही है। अगर आप सतत विकास लक्ष्यों में खाद्य सुरक्षा का स्थान देखोगे तो सन 2015 में यूएनओ ने एसडीजी को अपनाया, और इसमें दूसरा जो लक्ष्य था यानी कि एसडीजी नंबर 2, उसमें यह था कि हम भूखमरी को समाप्त कर देंगे, जीरो हंगर लाएंगे। यह लक्ष्य सतत विकास के अन्य पहलुओं के साथ मिलकर जुड़ा हुआ है, जैसे जलवायु कार्यवाही, स्थायी कृषि और गरीबी खत्म करना। उन्मूलन का मतलब होता है खत्म करना। तो निष्कर्ष ये है कि सतत विकास और खाद्य सुरक्षा का आपस में गहरा संबंध है। सतत विकास के बिना हम खाद्य सुरक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि एक तरफ पर्यावरण संकट पैदा होता रहेगा, पर्यावरण के सामने चुनौतियाँ आती रहेंगी, और आप ये कहो कि खाद्य जाल पूरा बना रहे, तो ऐसा नहीं है। उससे कृषि भी प्रभावित होगी, और कृषि प्रभावित होगी तो खाद्य सुरक्षा भी प्रभावित होगी। इसलिए अगर हम पर्यावरण को संरक्षित करते हैं तो हमें प्राकृतिक उत्पाद भी मिलेंगे, और हमारी खाद्य भी सुरक्षा में रहेगी, और प्रत्येक व्यक्ति को अन्न मिल पाएगा, पर्याप्त भोजन मिल पाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरित प्रौद्योगिकी की विशेषताएं और श्रेणियां क्या है। देखो भाई, हमने ना सारे के सारे चैप्टरों की जो वीडियो भी डाल रखी है, आप वो प्लेलिस्ट में जाके हर एक चैप्टर अच्छे से पढ़ सकते हो। वहाँ पर आपको और भी बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, वहाँ आपको और भी अच्छे से समझाया गया है। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप वो सारे चैप्टर भी पढ़ सकते हो। इसके अलावा ये शॉर्ट वीडियो तो है ही है, जहाँ आपको सारे क्वेश्चनों के जो है आंसर मिलेंगे। क्वेश्चन है भाई आपका, हरित प्रौद्योगिकी की विशेषताएं और श्रेणियां क्या है, यानी कि ग्रीन टेक्नोलॉजी क्या होती है और इसकी श्रेणियां बताइए। तो देखो, ग्रीन टेक्नोलॉजी वह टेक्नोलॉजी है जो पर्यावरण में स्थिरता बनाए रखती है, पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करती है। इसका उद्देश्य ये होता है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना ऊर्जा का प्रयोग किया जाए, संसाधनों का प्रयोग किया जाए, और जो हमारा वेस्ट होता है यानी कि जो कचरा होता है, इसको भी अच्छे से प्रबंधित किया जा सके, इसे भी रिसाइकल किया जा सके। आज दुनिया भर की ऐसी तकनीक आ चुकी हैं जिससे बड़े पैमाने पर कचरे को समाप्त किया जा रहा है, उसको रिसाइकिल किया जा रहा है। और ये सब ग्रीन टेक्नोलॉजी के क्या हैं, एग्जाम्पल हैं। क्योंकि आज के समय में जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण जैसी समस्याएं हर एक व्यक्ति के सामने है, हर एक देश के सामने है, हर सोसाइटी के सामने है। ऐसे में ग्रीन टेक्नोलॉजी जो वर्ड है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण शब्द बन गया है। ना सिर्फ शब्द बन गया है, बल्कि इसको व्यवहार में भी लाया जा रहा है। अगर आप ग्रीन टेक्नोलॉजी की विशेषताओं की बात करोगे तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये पर्यावरण के अनुकूल है। जब हम ग्रीन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं तो ये पर्यावरण पर इसका जो निगेटिव इम्पैक्ट होता है ये बहुत कम होता है, और ये प्राकृतिक संसाधनों के टिकाऊ उपयोग को बढ़ावा देती है।
इसमें हम जो है नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, जैसे कि सोलर पैनल का यूज़ करेंगे, पवन ऊर्जा का प्रयोग करेंगे, हाइड्रो पावर का उपयोग करेंगे। इससे क्या होता है, जो कोयला है, कोयले आधारित बिजली है, उस पर निर्भरता हमारी कम होती है, पानी पर आधारित जो बिजली है उस पर निर्भरता कम होती है। तो कहीं न कहीं वहाँ से जो प्रदूषण होता है वो भी कम होता है। यानी कि अगर आप कोयले वाली बिजली का प्रयोग कर रहे हो तो वहाँ कोयले को जलाने से बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है। जबकि आप अगर सौर ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हो तो शुरुआत में कॉस्टिंग तो ज़्यादा आ रही है, बट ये पर्यावरण के अनुकूल है और असीमित संसाधन है। इसी प्रकार से अगर आप ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात करोगे तो ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देती है। ग्रीन टेक्नोलॉजी ऊर्जा दक्षता में सुधार लाने का काम करती है, ऊर्जा की खपत को कम करने और ऊर्जा के संसाधनों का अच्छे से मैनेजमेंट भी सुनिश्चित करती है, और ये कचरे को भी कम करती है। यह तकनीक वेस्ट मैनेजमेंट को प्राथमिकता देती है, कचरे को कम करती है, उसे रिसाइकिल करती है, उसका रीयूज करती है। क्लीनर उत्पादन, ग्रीन टेक्नोलॉजी का उपयोग करने से क्या होता है, पर्यावरण में प्रदूषण कम होता है और यह पर्यावरणीय अनुकूल होती है। यह भविष्य की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर काम करती है। अगर आप हरित प्रौद्योगिकी श्रेणियों की बात करोगे तो पहली श्रेणी में आते हैं नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी, रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी। तो इसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोमास और जियोथर्मल टेक्नोलॉजी होती है, ऊर्जा होती है। इसके अलावा ग्रीन बिल्डिंग टेक्नोलॉजी, यानी कि ऐसा डिज़ाइन, ऐसा निर्माण जो तकनीकों का उपयोग हमें करना है जो ऊर्जा की खपत को कम करें। सेम वही सोलर पैनल, ग्रीन इमारतें। इसके अलावा वाटर कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि पानी को बचाने के लिए, तो जल का हमें क्या करना है, रिसाइकिल करना है, बारिश के पानी को बचाना है, ये सब ग्रीन टेक्नोलॉजी का क्या है, हिस्सा है। इसके अलावा आप अगर वेस्ट मैनेजमेंट और रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हो, जिसमें कचरे को दोबारा से उपयोग करना है, कचरे से बहुत सारा सामान बना लेना है, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हो आप, जिसे हम लगा रीयूज़ भी कर सकते हैं, तो फिर ये क्या है, ग्रीन टेक्नोलॉजी के ही एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा पर्यावरण मॉनिटरिंग और संरक्षण तकनीक, इसमें क्या होता है, हम इन्वायरमेंट पर नज़र रखते हैं कि उसमें किस तरीके से बदलाव आ रहा है। तो इस निगरानी से हमें यह पता चलता है कि कितने स्तर तक हमें काम करना है, हमारे प्रयासों को कैसे बढ़ावा देना है। निष्कर्ष ये है कि जो ग्रीन टेक्नोलॉजी हैं ये पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने का एक विकल्प है, इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि इसमें कॉस्टिंग शुरू में ज़्यादा आती है, बट ये लंबे समय तक टिकाऊ भी रहती है। तो हम आशा करते हैं कि यहाँ से जितने भी क्वेश्चन हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने में आप सक्षम हैं। 7th नंबर का जो क्वेश्चन है सतत विकास में शिक्षा की भूमिका, और जो 8th क्वेश्चन है टिप्पणी वाला, ये दोनों क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। आशा है चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, और चीज़ें समझ में आ रही तो वीडियो को लाइक भी कीजिए।